राजनीति की परछाई जब किसी के कद से छोटी होने लगे तो इतिहास की यादें जब वर्तमान के आगे धूमिल पड़ जाएं तो जब जीत की सारी उम्मीदें आंकड़ों की परिधि को पार कर जाएं तो जब एक नाम की धुरी पर सत्ता की पूरी सियासत घूम जाए तो राजनीति के उस रचयिता को नरेंद्र मोदी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करने पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। राम का वनवास तो 14 साल का था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वनवास 15 साल का हो गया था। अब जीत की अयोध्या लखनऊ में सजेगी, राजपाट जिसका भी हो, लेकिन जीत के महानायक तो नरेंद्र मोदी ही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, विरोधी हवा लगातार उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी ने यूपी में इतना समय क्यों दिया। मोदी जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी जीत। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अपने कदमों के आहट से इतिहास को बदलना इसे ही कहते हैं। सत्ता का वनवास तोड़ना इसे ही कहते हैं। किसी नेता के विशाल कद का करिश्मा भी इसे ही कहते हैं। आज केसरिया रंग में देश का सबसे बड़ा प्रदेश रंग गया है। होली से 2 दिन पहले ही बीजेपी की होली होली। ये जो 3 तलाकों वाला मुद्दा हल हुआ है और नोटबंदी वाला मसला हल हुआ है, जिनके काले धन बाहर निकले हैं, जो रिश्वतखोर थे, गरीबों का जो है कष्ट हो रहे थे, जिनकी वजह से मैंने इसी मुद्दे पे वोट दिया। उत्तर प्रदेश में कमल खिला है। गरीबों के नेता के रूप में मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ है। कहते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ऑपोजिशन को कर दिया इन्होंने बहरा। देखिए इस चेहरे का नूर। वैसे केसरिया होली का इशारा तो प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दिया था। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई मोदी के लिए उनकी साख और सम्मान की लड़ाई थी। 3 साल पहले वाराणसी से चुनाव लड़कर उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। इस चुनाव में उन पर बाहरी होने का आरोप लगा तो गोद लिया बेटा बताकर यूपी का दिल जीत लिया। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। यूपी के इस गोद लिए बेटे ने वो कमाल किया जो कभी यूपी वाले बीजेपी के बेटे भी नहीं कर पाए। जब बीजेपी में अटल आडवाणी का दौर था, कल्याण सिंह का जलवा था और बीजेपी राम लहर पर सवार थी, तब भी बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन राम लहर से बड़ी लहर मोदी ने पैदा कर दी। गरीबों ने देखा कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं और गरीब मोदी जी के साथ जुड़ा कि ये व्यक्ति हमारी बात करता है। इंदिरा गांधी के बाद एक बहुत भयंकर बदलाव हुआ है और देश गरीबों के साथ, विकास के साथ और न्याय के साथ चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। उनकी जीत के सपने के रास्ते में यूपी के 2 लड़के खड़े थे और यूपी की एक बेटी भी। उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूं, उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान
को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज़्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। बिहार में करारी हार के बाद यूपी का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस पर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफ, मायावती का दलित कार्ड दूसरी तरफ। बीच से निकलकर बीजेपी का कमल खिलाना रेत से पानी निकालने जैसा मुश्किल काम था। लेकिन कभी फलक ने जहां 5 साल पहले बीजेपी के अरमानों पर बिजलियां गिराई थी, मोदी की जिद ने वहीं पर जीत का खूबसूरत आशियां बना दिया। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर के रहे। नतीजा सामने है। 2016 में सिर्फ 46 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने पूरी यूपी अपने नाम कर ली। इसके लिए मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अमित शाह ने जो रणनीति बनाई, वो 100% कामयाब रही। नए वोट बैंक जोड़ने के लिए बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। इसके तहत ही केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरी तरफ गैर जाटव दलित वोटों को जोड़ने की पहल भी जमीनी स्तर पर दिखी। सवर्ण वोटों को अपने साथ जोड़ने में शाह कामयाब रहे। दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ा। एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर ध्रुवीकरण के लिए भी एक कोना खोले रखा और टिकट बंटवारे की घिसी पिटी परंपरा को तोड़ते हुए जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया। देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम में से बाहर निकल चुकी है। मैं मानता हूं कि ये क्वारम जो अभी ये हॉल में बैठा है, वो भी इसमें से बाहर निकल जाए। आप मत समझो ना, परिणाम देखो भैया। हिंदू मुसलमान में से बाहर निकल जाओ। मतदाता होता है। सबको विकास चाहिए, सबको प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए। मोदी ने अपना रास्ता तो बना लिया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सियासी पंडितों को बीजेपी का पाला कमजोर पड़ता दिख रहा था, तो मोदी उसमें अपने लिए बड़ी संभावना देख रहे थे। दरअसल बहादुरी और बुद्धिमानी में बड़ा बारीक फर्क होता है। कांग्रेस को जोड़कर अखिलेश ने इसे अपनी ताकत समझा, लेकिन ये गले में पत्थर बांधकर तैरने वाला फैसला साबित हुआ और इसका फायदा मोदी उठा लेगा। आप मुझे बताइए, ये हमारे समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस, सपा बसपा और कांग्रेस, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? 27 साल यूपी बिहार कहते थे कि नहीं कहते थे? बहन जी भतीजे को जितने सुना सकती है सुनाती है कि नहीं सुनाती है? भतीजा बुआ जी को सुनाता कि नहीं सुनाता है? रोज तू मैं चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन एक बात पर ये तीनों इकट्ठे हो गए।
अखिलेश का चुनावी नारा था कि काम बोलता है। चुनाव जीतने में नेता का बयान भी बहुत काम आता है। प्रधानमंत्री ने अखिलेश के नारे की हवा एक लाइन में निकाल दी। जब हम देश के लिए सोचते हैं, सपा सरकार कह रही है काम बोलता है, मैं जरा पूछना चाहता हूं, काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? रास्ते पर चलने वाला है। मोदी इतने पर नहीं रुके। छोटे छोटे मुद्दों को बड़े फलक पर उछालकर अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बयान ऐसा सधा हुआ कि विकास के खाके में भी फिट बैठे और ध्रुवीकरण के लिए भी मुफीद। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनाव में मोदी पर विरोधियों ने कम प्रहार नहीं किया, लेकिन खुद पर हमले को भी मोदी ने अपना हथियार बना दिया। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं। ये सब चल ही रहा था, लेकिन आखिरी फेज तक आते आते मोदी ने 100 सोनार के जवाब में एक लोहार वाला दांव चल दिया। काशी में 3 दिन तक टिककर मोदी ने न सिर्फ मतदाताओं से अपने जुड़ाव पर मुहर लगवा ली, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भरने में कामयाब हो गए कि उनके लिए लखनऊ का रास्ता काशी और पूर्वांचल से होकर जाता है। लिहाजा 100% जीत जरूरी है। और आप लोगों ने मुझे जो चलता था वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? ठीक ठाक करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? अरे मां गंगा ने भेजा है तो कुछ दमदम के साथ भेजा है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। 2014 में जब मैं यहां बनारस आया चुनाव लड़ने के लिए, आप में से लोग शायद मेरा नाम जानते होंगे, कभी टीवी पर चेहरा देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया,
एक बार भी मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पाया था, सिर्फ नामांकन भरने आया था। उसके बावजूद भी बनास के लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया मैं कभी भूल नहीं सकता भाई। मोदी ने जीत के लिए उछाला गया एक भी पत्थर बेकार नहीं जाने दिया। मोदी ने करीब 3 हफ्ते का वक्त प्रदेश में दिया और इस दौरान 24 रैलियां की, जबकि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 रोड शो। मोदी ने 4 जनवरी को मेरठ में रैली की शुरुआत की थी। इस दौरान पीएम ने अलीगढ़, गाजियाबाद, बिजनौर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, हरदोई, बाराबंकी, फतेहपुर, उरई, इलाहाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती और मऊ की रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक 5 रैलियां अवध क्षेत्र में खीरी, हरदोई, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच में की। पीएम मोदी ने 3 मार्च को मिर्जापुर, 4 मार्च को जौनपुर में रैली और वाराणसी में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया, जबकि 5 मार्च और 6 मार्च को वाराणसी और रोहनिया में रैली और रोड शो की। 7वें चरण में मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन से ज्यादा डटे रहकर बतौर प्रधानमंत्री चुनावी दौर में सर्वाधिक समय देने का रिकॉर्ड बनाया और इन रैलियों में भरोसा ऐसा जगा कि बीच चुनाव में मोदी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। अब तक जितना चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भारी समर्थन मिला है। ये आखिरी चरण में भी अभूतपूर्व विजय दिलाइए। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे दिया जैसा अब तक कभी 40 साल में नहीं मिला था। साफ है कि मोदी की तूती लोगों के सिर चढ़कर बोली। ये जलवा उसी तरह का है जैसा 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। जिस यूपी ने 2009 में बीजेपी को 10 सीटों पर समेट दिया था, उसने अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में से 73 सीटें जीत ली। इस जीत ने मोदी के लिए बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया और ये भी कि देश को एक मेहनतकश प्रधानमंत्री मिलने वाला है। 2019 में हम मिलेंगे। मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। इसके बाद तो प्रधानमंत्री की मेहनत देश विदेश में रंग लाने लगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की तरीके को देखकर मैन ऑफ द एक्शन का खिताब दिया, तो दूसरे कई देशों के नेता इनके कायल हो गए। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. अमेरिकी सीनेट में मोदी का जलवा देखकर दुनिया को लग गया कि भारत एक नए किस्म का नेतृत्व देख रहा है। India lives as one. India grows as one. मोदी ने दुनिया के सामने हर उस मुद्दे को उठाया जो भारत की पहचान और फायदे से जुड़ा। संयुक्त अरब अमीरात से ऐसा समझौता किया कि हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की संपत्ति सीज होने लगी। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। दूसरी तरफ देसी पिच पर भी मोदी ने शानदार पारी खेली। इनका विश्वास लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह भरता गया कि 2014 में बीजेपी ने हरियाणा और झारखंड में अपने दम पर सरकार बनाई, तो महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन 2015 में शुरुआत में दिल्ली और आखिर में बिहार में बीजेपी का सियासी दांव फेल कर गया। असम की जीत से मोदी का सिक्का चल निकला। और यूपी चुनाव से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कड़े कदम उठाए। एक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का, दूसरा नोटबंदी का। सबको लगता था कि नोटबंदी का फैसला सरकार को भारी पड़ सकता है, लेकिन जब तीसरी तिमाही में जीडीपी 7% को छूने लगी तो प्रधानमंत्री ने मौका देखकर इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, यूपी चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि मोदी के हार्ड वर्क पर सबसे बड़े राज्य के लोगों ने कितना जबरदस्त भरोसा किया। लेकिन ये हार्ड वर्क एक दिन का खेल नहीं है और ना ही मोदी के प्रधानमंत्री बनने का नतीजा। कैसे मेहनत और लगन ने एक चाय वाले को हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बना दिया।